Hello, everybody. Welcome to Lawsico's Daily News Analysis. Today is 25th June 2020, and the topics that we'll be covering for today are first, 1975 lesson for 2020. So, आज 25th June है और this is sort of an anniversary of the emergency जो 1975 में national emergency declare हुई थी उसके बारे में. And this article talks about कि क्या वो lessons हैं जो हम 2020 में implement कर सकते हैं taken from 1975 emergency. The second article is called Safura's trial. So अभी recently ये एक student थी जिनको अरेस्ट कर लिया गया था and charges were imposed against her regarding the riots that took place in Northeast Delhi. She has recently been granted bail, and we will talk about general principles of bail while discussing this article. The third article for today is the US trial at The Hague. तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने यूएस के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन एक प्रोब लॉन्च किया है एंड उसे कुछ प्रोज एंड कॉन्स का कुछ रिएक्शन आया है जो यूएस गवर्नमेंट ने किया है. वी विल टॉक अबाउट द एंटायर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हियर. So moving on to the first article for today, it's called 1975 lessons for 2020. तो जैसा अभी मैंने आपको बताया 25 जून को 1975 में टू बी स्पेसिफिक टाइम वाज 11:45 PM नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी. दिस नेशनल इमरजेंसी एज यू ऑल मस्ट नो वाज इज यूजुअली द प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो ग्राउंड था इस इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का वो था इंटरनल इमरजेंसी. सो आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ग्राउंड होते हैं, मतलब देयर आर वेरियस ग्राउंड्स. इंटरनल डिस्टर्बेंस इज वन ऑफ द ग्राउंड जिसके बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है. तो आइडियली इमरजेंसी बहुत ही कम सिचुएशंस में डिक्लेयर करी जानी चाहिए. दिस वाज वन ऑफ द सिचुएशन. नाउ गोइंग थ्रू इमरजेंसी बहुत ही controversial part है Indian history का, and it is certainly one of the most important parts of modern Indian history, you must say, because democracy कैसे evolve हुई उसमें ये बहुत Indian democracy कैसे evolve हुई उसमें ये बहुत major role play करता है. Then even the evaluation of certain legal doctrines, maybe emergency of even the basic structure doctrine जो एक core है. अगर आप कोई law student है और आप कोई भी competitive exam दे रहे हैं जिसमें law आपकी field है, तो basic structure doctrine is the core of Indian law as a whole, Indian constitution as a whole. So basic structure doctrine के emerge होने के पीछे भी emergency के era को समझना बहुत important है. And so we will go through the timeline of what events happened, how the courts reacted, how the government reacted, and what we have today, और इससे हम क्या lessons ले सकते हैं आज के जमाने के लिए 2020 के लिए. So if we go through the events, तो हुआ क्या था 1975 से लेके 1977 तक इंदिरा गांधी जो है 1975 से लेके 1977 तक एक 21 मंथ लॉन्ग इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी. इसकी जो डेट है वो होगी 25 जून 1975 में स्टार्ट हुआ था ये इमरजेंसी, एंड 21 मार्च 1977 में खत्म हुआ था. अब जो ये स्टार्ट कब हुआ ये सब होना, तो 1967 से 1971 के बीच में इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल बन गई थी. उनके जो भी ओपोनेंट्स होते हैं वो एलिमिनेट होते जा रहे थे, वेदर बी बाय इलेक्शंस और बी बाय एनी अदर टैक्टिक. ओपोनेंट्स इलेक्ट हो गए थे, ओपोनेंट्स रिजेक्ट हो गए थे, एलिमिनेट हो गए थे राइवल्स उनके. एंड इवन पार्लियामेंट में भी शी बिकेम ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली पावरफुल बिकॉज मेजॉरिटी मोस्टली उन्हीं की थी. तो ये सब हुआ 1967 से 1971 के बीच में. अब 1971 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन. उसमें रायबरेली की जो सीट थी वहां से इंदिरा गांधी वाज द सक्सेसफुल कैंडिडेट. नाउ उनके वन ऑफ द राइवल्स जो थे इंदिरा गांधी के फ्रॉम रायबरेली सीट, ही वाज राज नारायण. दिस पर्सन कॉल्ड राज नारायण वाज द राइवल हु लॉस्ट द इलेक्शन. अब राज नारायण ने क्या किया, ही फाइल्ड अ केस after the results were declared. He filed a case saying that ये जो इलेक्शन हुआ है जिसमें इंदिरा गांधी जीती है रायबरेली से, this
is not valid because a lot of malpractices were done during the campaigning, जिसकी वजह से इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए। तो ये केस गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे जो जज थे, सिंगल जज बेंच थी, उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैल प्रैक्टिसेस तो हुई थी इलेक्शन के दौरान। सो व्हाट दीज मैल प्रैक्टिसेस वर, फॉर एग्जांपल ब्राइबरी का चार्ज लगा था कि ब्राइब देके वोट्स खरीदे गए थे उस इलेक्शन में। Then the other charges were distribution of alcohol to potential voters, use of Air Force planes for during the time of campaigning. So ये सारे malpractices के charge लगे थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि malpractices हुई थी, and the high court said कि election जो भी election अभी हुआ है उसको उस पे stay लगा दिया जाए, यानी कि इंदिरा गांधी के पोजीशन पे stay लगा दिया था। अपील गई सुप्रीम कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैल प्रैक्टिसेस यूज हुए थे लेकिन उन्होंने स्टे हटा दिया। तो इंदिरा गांधी एनीवे बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। दिस हैपेंड। नाउ मीनवाइल पूरे देश में उस टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट से बेसिकली एक पॉलिटिकल अनरेस्ट सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो गया था। मेनली इट वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन पावर, बिकॉज बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए थे जो जनरल पब्लिक के फेवर में नहीं थे। तो गुजरात में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था जिसको हम नवनिर्माण मूवमेंट भी कहते हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ये। देन अगेन बिहार साइड में भी ये इसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की एक विंग चल रही थी जिसके लीडर बन गए थे जेपी नारायण। तो जेपी नारायण इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे एंड जेपी नारायण जो है ये इंडिपेंडेंस के टाइम से काफी बड़े लीडर रहे थे, तो उनकी फॉलोअरशिप काफी ज्यादा थी। तो जब जेपी नारायण ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो a lot of people came and followed him and joined him in the protest. उसको छोड़ के इवन रेलवे के जो एम्प्लॉय यूनियन है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पूरे देश में कई दिनों तक रेलवे सर्विस बंद हो गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस इसके लीडर थे। तो इस तरह से बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे एंड इंदिरा गांधी जो हमारी गवर्नमेंट थी सेंटर पे, दे वर वरीड अबाउट व्हाट माइट फॉलो, क्योंकि एक तो कोर्ट ने भी बोल दिया था कि मैल प्रैक्टिसेस हो गई है, ऊपर से the entire country was sort of revolting against the existing government. तो इस सब को ध्यान में रखते हुए इंटरनल डिस्टर्बेंस को ग्राउंड बना लिया गया और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। अब इमरजेंसी ने क्या किया, इसने प्राइम मिनिस्टर को पावर दे दी कि रूल बाय डिक्री करें वो, मतलब उनके ऑर्डर पे ही सारे डिसीजंस ले लिए जाएंगे। जो इमरजेंसी का एज अ जनरल रूल होता है, पार्लियामेंट नहीं बैठती है एंड द डिस्कशन एंड डेलिबरेशन इज रिड्यूस्ड। तो प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन पे बेसिकली प्रेसिडेंट के पे होता है, लेकिन बिकॉज प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वी कैन से दैट प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन पे सारे ऑर्डर्स पास किए गए। इलेक्शन सस्पेंड हो गए। लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग जेपी नारायण जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, a lot of other political leaders were arrested. Human rights violations काफी होने लगे। One of the major campaign that is remembered during emergency period is कि बहुत mass amount में sterilization campaign launch किया गया था संजय गांधी by संजय गांधी। So all this was happening during emergency. अब because human rights violations काफी हो रहे थे, courts का रोल भी इसमें था। तो ये सारे जो decisions पास हो रहे थे ये इस law के अंदर हो रहे थे, which is called MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। सो इसके अंदर ये सारे ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे। अब दिस चैलेंज टू दिस लॉ वाज टेकन टू सेवरल कोर्ट्स। nine a lot of high courts including 9 high courts, they struck down MISA। तो उन्होंने कहा कि ये लॉ इनवैलिड है, इसके अंदर आप इस टाइप के डिसीजंस नहीं ले सकते which violate आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑफ अ पर्सन। सुप्रीम कोर्ट में भी ये डिसीजन गया, पिटिशन गई सुप्रीम कोर्ट में। एडीएम जबलपुर का जो केस है बहुत ही फेमस केस है, यू मस्ट नो अबाउट दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एडीएम जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट गया, केस गया। इसमें 5 जज बेंच थी जिसमें से 4 जजेस ने अपोर्ट कर दिया। तो बेसिकली इस केस में इशू ये था कि वेदर आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ कैन बी सस्पेंडेड अंडर इमरजेंसी। नाउ अभी तो जुरिस्प्रूडेंस जो है आर्टिकल 21 के बारे में एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में काफी इवॉल्व हो गई है। वी हैव बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच से कि
जो भी आपके आर्टिकल 21 जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑल दोस थिंग्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड नो मैटर व्हाट. तो आर्टिकल 21 आल्सो कैन नॉट बी सस्पेंडेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इमरजेंसी इज देयर बट और नॉट. बट उस टाइम पे ये डॉक्ट्रिन इवॉल्व नहीं हुई थी, इतना लॉ इवॉल्व नहीं हुआ था. तो एडीएम जबलपुर का जो केस है उसमें 4 जजेस ने बोला कि यस, एनी पर्सन हैज नो लीगल राइट्स not even to be produced before the court or be informed of the reasons for his detention during emergency. तो ये 4 जजेस ने बोला था. एक ही इसमें डिसेंटिंग जज थे, दैट इज जस्टिस एच.आर. खन्ना. Now this also you must know, the dissenting opinion of Justice H.R. Khanna is something that every law student, every aspirant of judicial service exam must know about. तो जस्टिस खन्ना ने बोला नो, आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. ही वाज द सोल डिसेंटर इन दिस केस. इसकी वजह से उनका जो प्रमोशन था एज अ सुप्रीम कोर्ट, एज अ टू द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो डिले हो गया था. एंड सो दिस वाज द होल सीरीज सीक्वेंस जिस तरह से कोर्ट्स ने रिएक्ट किया इमरजेंसी के टाइम पे. तो ये जो आर्टिकल है ये बात करता है कि कैसे 1975 के लेसन हम 2020 में अप्लाई कर सकते हैं. तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड हाउ व्हाट लेसन्स कैन बी टेक फॉरवर्ड. तो इसे कि हुआ बेसिकली दोनों टाइम पे यही था दैट देयर वाज अ पावरफुल गवर्नमेंट एंड डाइसेंटर्स जो थे गवर्नमेंट के वो कम थे. तो कम लोग डाइसेंट कर रहे थे एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज सकम्बिंग टू द अथॉरिटी. यानी कि हर कोई बस अथॉरिटी जो बोल रही थी उसको फॉलो कर रहा था. जैसे कि अगर हम एडीएम जबलपुर का केस भी ले तो इसमें से भी 4 जजेस जो थे उन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में रूल किया था. देयर वाज ओनली वन सोल डिसेंटर. So author talks about the importance of dissent in this whole democratic structure of India, और वो ही कंटिन्यू करते रहना चाहिए. तब भी होना चाहिए था और अब भी होना चाहिए. लेकिन कोविड के टाइम पे जब पूरा सिस्टम रुक गया है, गवर्नमेंट का भी प्राइवेट सेक्टर का भी, dissenting has become a little less and which might create a problem, so we need to pay attention to it. तो वैसे उन्होंने काफी एग्जांपल्स भी दिए हैं ऑथर ने. तो उन्होंने बोला है फॉर एग्जांपल अगर आप हैबियस कॉर्पस पिटिशन देखें जो कि एक रिट पिटिशन है, फाइल की जाती है. सो हैबियस टू प्रोड्यूस द बॉडी बोला जाता है. अब हैबियस कॉर्पस पिटिशन जब फाइल की जाती है तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट इज हर्ड इमीडिएटली, क्योंकि अगेन ये राइट टू लाइफ का मामला है एंड इन नो सिचुएशन व्हाटसोएवर इसे डिले करना चाहिए. इसको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए. लेकिन हो क्या रहे हैं, बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें हैबियस कॉर्पस पिटिशंस डिले हो रहे हैं एंड दिस हैज बिकम प्रॉब्लमेटिक. देन पार्लियामेंट को अगर देखा जाए तो वी डोंट नो व्हेन द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज गोइंग टू हैपन. डिले तो हो ही रहा है और इस डिले की वजह से जो डिबेट होते हैं पार्लियामेंट में वो नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन डाइसेंट पे इफेक्ट पड़ा है. देन मीडिया का भी रोल, जिसे हम फोर्थ एस्टेट बोल सकते हैं, मीडिया का रोल भी कम हो गया है क्योंकि न्यूज़पेपर सर्कुलेशन इज एनीवे रिड्यूस्ड बिकॉज देयर इज अ पैरानोया, फियर क्रिएट हो गया है कि इसके न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन के थ्रू ये वायरस फैल सकता है. तो इसकी वजह से मीडिया का रोल भी थोड़ा कम हो गया है. इन एडिशन टू दैट अ लॉट ऑफ एफआईआर्स हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट जर्नलिस्ट. को तो सिलसिला चला ही आ रहा था जर्नलिस्ट के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर होने का. लेकिन ये सब होने की वजह से डाइसेंट पे इफेक्ट पड़ा है व्हिच शुड नॉट बी देयर एंड वी शुड टेक केयर कि जो डाइसेंटिंग रोल प्ले करते हैं जो इंस्टीट्यूशंस हमारी डेमोक्रेसी में, दे शुड बी अलाउड टू फंक्शन फ्रीली एट ऑल टाइम्स. तो ये था फर्स्ट आर्टिकल. कमिंग टू आवर सेकंड आर्टिकल फॉर टुडे, सफूरा जरगर ट्रायल. नाउ हु इज सफूरा जरगर? तो ये एक जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसकी एक स्टूडेंट है. नाउ शी वाज चार्ज्ड अंडर यूएपीए. तो यूएपीए इज अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, एक क्रिमिनल लेजिस्लेशन है ये. इसके अंडर इन्हें चार्ज किया गया बाय द पुलिस और चार्ज ये था कि इन्होंने एक रोल प्ले किया था इन कम्युनल वायलेंस जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अभी राइट्स हुए थे उसके अंडर. Now, she was charged under this act. She applied for bail.
The ground that she applied for bail was that she was pregnant. Now, few days back, in fact yesterday only, she has been granted the bail. अब बेल तो उन्हें ग्रांट हो गई है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि उन्हें पिछले 2 जो महीने उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था, पिछले 2 महीने में उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुई? क्योंकि ये बहुत बड़ा जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन है जो हमें रेज करते रहना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस, कि जो हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, इट सेज दैट अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल दैट पर्सन इज प्रूवन गिल्टी. सो जो इनोसेंस है, दैट इज द बेसिक प्रिजम्पशन under our criminal law system, and until evidences are produced, तब तक उन्हें गिल्टी नहीं माना जा सकता. अब जस्ट बिकॉज चार्जशीट आपके अगेंस्ट फाइल हुई है, दैट डजंट मीन दे आर गिल्टी. ट्रायल के बाद आप किसी को गिल्टी मान सकते हैं. जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, ट्रायल के बाद जब तक कोर्ट उसे गिल्टी नहीं मान लेता, तब तक दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड इनोसेंट, एंड एवरी इनोसेंट पर्सन विल हैव अ राइट टू बेल. सो दैट इज द जनरल प्रिंसिपल. बेल जो ग्रांट होती है, अगर बेल की हम जनरल डिस्कशन करें, बेल ग्रांट होती है सीआरपीसी के अंदर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर. देयर आर 2 मेन सेक्शंस, 436 एंड 437. 436 तो बेलेबल ऑफेंसेस के लिए बेल ग्रांट करता है, क्योंकि ये यूएपीए के अंदर इनको चार्ज किया गया है, तो 437 अप्लाई होगा. एंड 437 प्रोवाइड्स फॉर बेल इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस. Now it has a lot of criteria saying that this court के discretion में है to grant bail, but even though it's in the discretion of the court to grant bail in case of non-bailable offences, again general principle prevails. और general principles again and again multiple cases में यही अपहोल्ड किया गया है, जैसे कि गुरबख्श सिंह सीबिया लैंडमार्क केस है बेल के बारे में, गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. नाउ रिसेंटली एक केस आया था दाताराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इन सभी केसेस में, बीच में अदर केसेस वर आल्सो देयर, तो इन सभी केसेस में ये कंसिस्टेंटली होल्ड किया गया है दैट बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन. मतलब बेल जनरली ग्रांट होगी, ये ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस जेल विल बी देयर. लेकिन ये जो केस है, इसमें हम काफी उल्टा गए, इसीलिए जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कोर्ट ने 2 बार बेल रिजेक्ट करी सफूरा की. शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट. So there was no ground on which the bail should have been denied, and the general rule, जो general principle है हमारा, उसे uphold किया जाना चाहिए था. लेकिन इस केस में कुछ ऐसा ट्रीट किया गया है कि बेल जैसे कोई चैरिटी का एक्ट हो. उन्हें बेल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दी गई है, which seems a little out of place, again because bail is the rule which should have prevailed. तो ये कुछ अनसर्टेन चीजें हुई इस केस में, इसीलिए it was important to know about it. Coming to our third article for today, the US trial at The Hague. अब इस केस में before proceeding further what actually happened, एक बार ICC को समझ लेते हैं हम, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को. तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक परमानेंट जुडिशियल बॉडी है. इट्स सिचुएटेड एट हेग, नीदरलैंड. एंड ये जो बॉडी है, परमानेंट बॉडी, ये 1998 में फॉर्म हुई थी अंडर रोम स्टैट्यूट. तो रोम स्टैट्यूट एक ट्रीटी टाइप की थी, जिसके अंदर 1998 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, एंड 2002 से इसने एक्चुअल में फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी. तो इसका रोल क्या होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, कि इट एक्ट्स एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. मतलब अगर कोई ऑफेंसेस हैं जो कहीं और पे प्रोसिक्यूट हो ही नहीं सकते, कंट्रीज उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, आईसीजे उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, इस टाइप के अगर कोई ऑफेंसेस है तो उन्हें आईसीसी ट्राई करेगा, एंड इंटरनेशनल से अप्रूवल ऑब्टेन है इस बात के लिए. 4 मेन क्राइम्स है जो आईसीसी स्पेशली ट्राई करता है. दीज 4 मेन क्राइम्स आर जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन. Now 123 नेशंस हैं, वो इसका पार्ट है. ये जो सारे नेशंस यूएन यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, उससे कम नेशंस ने आईसीसी को ज्वाइन किया है, लेकिन these nations amount to 123. There are certain nations, for example US, China, Russia, even India is not a part of ICC yet. आईसीजे और आईसीसी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कहलाता है वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक सेपरेट बॉडी है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
खाली नेशंस के बीच में डिस्प्यूट जो होता है उसके बारे में बात करता है, रादर एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंडिविजुअल्स ने जो क्राइम कमिट किया उसकी बात करता है। जैसे कि पिछले साल कुलभूषण जाधव का जो केस न्यूज में चल रहा था, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ट्राई किया था। इट वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हाउएवर इफ देयर वर अ डिस्प्यूट बिटवीन बाय एन इंडिविजुअल, तब वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा ट्राई किया जाता। तो ये डिफरेंसेस हैं आईसीजे और आईसीसी में, which are important to know. Generally, they are important to know. Even for exams perspective, they will be important. Now, what happened recently was कि आईसीसी ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस। द ग्राउंड वाज दैट यूएस और यूएस का जो वॉर हुआ था अफगानिस्तान में, जो काफी लंबा चला, 11 साल, 2003 एंड 2014 के बीच में जो भी अफगानिस्तान में वॉर चल रहा था, तो यूएस ने उसमें अट्रॉसिटीज क्या कमिट करी, इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोब लॉन्च की गई बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। Now this war was a major war, जो अफगानिस्तान वॉर हुआ हमारा, lot of multiple people died in the war, and अफगानिस्तान की क्योंकि गवर्नमेंट it's not certain, उसको इन सारी ऑफेंसेस को जो वहां पे हुए उसको ट्राई करना की कोई होप नहीं है in the people of Afghanistan. So ICC has taken the mantle to do this, and because of this US which was anyway not in favor of ICC, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है ICC, उन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं अगेंस्ट आईसीसी ऑफिशियल्स। तो यूएस ने वीजा रिवोक कर दिया है, जैसे आईसीसी के जो लोग उस इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च करेंगे उनका वीजा रिवोक कर दिया है यूएस ने, एंड इवन द फैमिली मेंबर्स ऑफ दोस पीपल वो भी यूएस में नहीं ट्रैवल कर सकते। तो इस टाइप के सैंक्शंस पास कर दिए हैं यूएस द्वारा अगेंस्ट दीज आईसीसी ऑफिशियल्स, जिसके बारे में इंटरनेशनली काफी डिस्कशन चल रहा है, एंड काफी कंट्रीज ने इस बात को अपोज किया है कि इस टाइप का सैंक्शन नहीं पास किया जाना चाहिए। तो दिस इज द होल सिनेरियो दैट इज हैपनिंग, एंड ये चीज समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पावर प्ले किस तरह से चलता है। फॉर एग्जाम्पल आईसीसी जो है 123 नेशंस इसका पार्ट है, येट इट्स डिफिकल्ट फॉर आईसीसी टू लॉन्च अ प्रोब अगेंस्ट यूएस। तो ये आप देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज यूएस एक इतना पावरफुल कंट्री है, वो अकेले ही एक पावरफुल बॉडी जैसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके अगेंस्ट अकेले खड़े होकर सैंक्शन लॉन्च कर देता है, एंड द बॉडी एंड इट्स मेंबर्स आर हेल्पलेस टू डू एनीथिंग अगेंस्ट इट। सो टू अंडरस्टैंड such big power plays at an international level will be important to develop your sense of how international relations work. Thank you. This was all for today. The quiz question is, which treaty led to establishment of International Criminal Court? Treaty of Versailles, Rome Statute, United Nations Charter, Strasbourg Agreement. Thank you.